हेलो एंड वेलकम बैक। हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के इस वीडियो लेक्चर में आज मैं डिस्कस करूंगा इम्पॉर्टेंट क्रोनोलॉजी। जैसे कि हमने हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के मेजर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। लास्ट में मैंने कहा था कि हम क्रोनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि कई बार एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं, जो तो ऑलरेडी अपने टॉपिक में डिस्कस कर दिया है, उसको मैं यहाँ ऐड नहीं करूँगा। और जो इसके अलावा जो मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बचे थे उसको ही आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट जो क्रोनोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, डेट है 1498। यहाँ पर मैंने क्रोनोलॉजी वही ली है जो हमारा हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक का जो पोर्शन था। अगर हम बात करेंगे मेडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इसमें मैंने कवर नहीं किया है, उसके लिए अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया का थोड़ा सा परसेंटेज क्वेश्चंस का ज़्यादा रहता है। तो जो इसके अलावा एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। बात आती है 1498 वो टाइम पीरियड है जब वास्को डी गामा ने कालीकट आया, जो आज वर्तमान में कोझिकोड नाम है इसका, केरला में स्थित है। ये पहले पोर्तुगीज थे जो भारत आए और भारत आने का इन्होंने रास्ता खोजा, और इसी को ही स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई, इन्हीं के कार्यकाल से हुई जब इन्होंने 1498 में समुद्री रास्ता खोजा। बात आती है 1505। इस समय 1505 में सर्वप्रथम पोर्तुगीज जो गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बने। इन्हीं के साथ ही जो पोर्तुगीज़ की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी सिंपली मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क गवर्नर बने तो भारतवर्ष में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो समुद्री मार्ग थे, यहाँ से जब समुद्र से जो भी जहाज़ या जो नौसैनिक बेड़ा जाता था उन पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने टैक्सेशन शुरू किया, टैक्स सिस्टम शुरू किया। उसी को ही ब्लू वाटर पॉलिसी नाम दिया गया कि जो भी पोर्तुगीज जहाज़ के अलावा कोई अन्य जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे उनसे किराया लिया जाएगा, खासकर जो इंडियन टेरिटरी से होकर के गुजरेंगे। नेक्स्ट 1556 फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। 1556 में पोर्तुगीज़ ने पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की थी। प्रश्न पूछा गया है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी। अगर बात की जाए वैश्विक स्तर पर, अगर बात की जाए तो प्रिंटिंग प्रेस के जो जनक है उनका नाम है विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन 1374। ये जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में चौसर एज के बारे में पढ़ते हैं, चौसर नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर, इसमें हम विलियम कैक्सटन के बारे में, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट 1600 अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले कि 1600 में ही रानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार करने के लिए परमिशन दी थी। और इसके बाद बात आती है 1602, डच कंपनी 1602 में भारत पहुंची। 1613 ब्रिटिश गॉट परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री एट सूरत। ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली। तभी जब हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश का नाम आता है, क्योंकि उनकी जो फैक्ट्री थी वो बाद में भारत में सेटअप हुई थी। इसके बाद है
17 1717 में फ़र्रुखशियर जो थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स को फरमान जारी किया था मुक्त व्यापार का। इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है 1746 1748 फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ये जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच हुआ था, इससे एंग्लो फ्रेंच और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ 1749 to 54 और जो थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ 1756 to 63। ये क्रोनोलॉजी में पूछा गया है। ये और किन संधियों के साथ ये समाप्त हुआ? मद्रास की संधि, एक्सला शैपल की संधि। ये कई बार पूछे गए हैं कि मद्रास की संधि किससे संबंधित है, एक्सला शैपल संधि किससे रिलेटेड है, और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का टाइम पीरियड क्या है। क्रोनोलॉजी पूछी गई है। नेक्स्ट 1757 बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई, जिसमें एक तरफ ब्रिटिशर्स और दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला थे, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स और यहाँ दिल्ली अवध के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब, इनके संयुक्त जो सेना थी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनकी लड़ाई हुई, जिसमें बुरी तरह से इनकी संयुक्त सेना की हार हुई। और यहाँ से ही बहुत जो इम्पोर्टेंट है, 1765 में इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से कंपनी को रेवेन्यू राइट्स प्राप्त हुए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाए कि 1600 से जैसे कंपनी शासन कर रही थी, जो व्यापार के सिलसिले में भारत आई थी और कंपनी का ही शासन चला था, लेकिन जैसे ही 1765 में रेवेन्यू राइट्स मिले कंपनी को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। इसमें गवर्नर जनरल एक पोस्ट की स्थापना की गई और इसी के तहत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी बिकम्स गवर्नमेंट और कंपनी को ही सरकार की तरह दायित्व दे दिए गए। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल और पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल का सेटअप हुआ। इसके बाद 1786 पिट्स इंडिया एक्ट, और इससे जो है ड्यूल कंट्रोल किया गया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। 1767 1769 मैसूर वॉर फर्स्ट, 1780 1784 मैसूर वॉर सेकंड, 1790 1792 मैसूर वॉर थर्ड एंड 1799 और 1800 मैसूर वॉर फोर। ब्रिटिश और मैसूर के 4 युद्ध हुए थे 1767 से 69 तक। पहले वॉर में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, उसके बाद जो 1780 से 84 के बीच हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, लेकिन हैदर अली के बीच में ही मृत्यु होगी। 1792 में जो 90 से 92 टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, और 1799 में अंग्रेज़ और टिप्पू सुल्तान, जिसमें टिप्पू सुल्तान की हार हुई और टिप्पू सुल्तान की यहाँ डेथ हो गई। टिप्पू सुल्तान इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इन्होंने फ्रांसीसी तर्ज पर अपनी सेना बनाई और रॉकेट प्रणाली के जनक के रूप में इन्हें माना जाता है। और टिप्पू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। टिप्पू सुल्तान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 1775 और 82 मराठा वॉर फर्स्ट, 1803 1805 मराठा वॉर सेकंड, और 1817 और 1818 मराठा वॉर थर्ड। ये जो एंग्लो मराठा वार हुए, ये 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़े गए। 1775-82 पहला, 1803-05 दूसरा, 1817 से 18 तीसरा। इसके बाद 1793 परमानेंट सेटलमेंट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हमने बाकायदा पढ़ा है जब हमने रेवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर्स का डिस्कस किया है वीडियो लेक्चर में। इसमें जो किस तरह से 10 साल के लिए सेटलमेंट किया गया और 10/11 भाग किस तरह से सुनिश्चित किया गया, ये सारा हमने डिस्कस किया है। बस ये डेट के लिए 1793 परमानेंट सेटलमेंट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1820 रैयत बॉडी बाय थॉमस मनरो।
ये मद्रास में चलाया गया, जिसमें किसानों के साथ ही डायरेक्ट एग्रीमेंट किया गया कि किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम रहेगा। ये भी हमने उसी लेक्चर में डिस्कस किया है। 1828 ब्रह्मो समाज इम्पॉर्टेंट है। ये सामाजिक सुधार आंदोलन में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किए हैं। ब्रह्म समाज जिनकी स्थापना राजा राममोहन रॉय जी ने की थी। राजा राममोहन रॉय को ही आधुनिक भारत का पुनर्जागरण काल के लिए, जो आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के लिए इन्हें जनक माना जाता है, पत्रकारिता का जनक इन्हें माना जाता है। इसके बाद 1829 सती अबॉलिश्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी राजा राममोहन रॉय जी के ही प्रयास थे कि उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किए और सती प्रथा का उन्मूलन किया। और इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1833 चार्टर एक्ट, कंपनी ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश्ड। ये जो 1833 का चार्टर एक्ट हुआ, इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार मिले थे, मोनोपोली थे, एकाधिकार था पूरब के व्यापार पर, उसको मूलतः ख़त्म कर दिया गया। जब 1813 के जो चार्टर एक्ट की बात आती है तो 1813 में बाकी तो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार के लिए उन्हें छूट दी गई थी, एकाधिकार दे दिया गया था। लेकिन 1833 में ये भी ख़त्म कर दिया गया। 1835 मैकॉले मिनर्स, अगेन इम्पॉर्टेंट। मैकॉले मिनर्स की बात की जाए तो ये एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रस्ताव था। इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस, इसमें फोकस किया गया कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो भारतवर्ष में शिक्षा प्रणाली का, वो इंग्लिश हो। इसके बाद 1848-56 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इम्पॉर्टेंट है। ये डलहौजी द्वारा चलाया गया। इसमें अगर किसी राजा के अपने संतान नहीं होती थी तो वो अपने राज्य के उत्तराधिकारी किसी दूसरे को नहीं बना सकता है। ये जो पूरा प्रशासन है उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, वो ब्रिटिश के अधीन चला जाएगा। और इसके तहत काफ़ी, जैसे सतारा, उदयपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी, इस तरह से कई राज्यों मिला लिए गए। और इसमें एक अलग है कि अवध को कुशासन के आरोप में 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। बात आती है 1856 की, विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने काफ़ी प्रयास किए और इनके प्रयासों से 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। और 1857 ये टाइम पीरियड है जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ। इसके कई अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो सैनिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह। ये एक विद्रोह हुआ जिसमें भारतीय सेना कहे और भारतीय सेना के साथ साथ अन्य वर्ग भी इसमें जुड़े थे। और ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक उपद्रव हुआ, विद्रोह हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स द्वारा अगेन भारतीयों को हरा दिया गया। और यहाँ से ही फिर 1858 से यहाँ ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। तो ये थी क्रोनोलॉजी। इसके अलावा मैक्सिमम जो क्रोनोलॉजी से संबंधित है, या तो हमने अपने रेगुलर लेक्चर में ये डिस्कस कर दिए हैं। ये कुछ ऐसे डेट्स थे जिनका वर्णन रेगुलर लेक्चर में नहीं हो पाया था। आई होप आप सबको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।